नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा द ग्रेट राज खोसला का, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने राजेश खन्ना जैसे सितारे को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। फिल्म निर्माता और निर्देशक राज खोसला का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। बीते दिनों उनके जन्मदिन यानी कि 31 मई को उनकी पहली ऑफिशियल बायोग्राफी राज खोसला द ऑथराइज्ड बायोग्राफी की लॉन्चिंग हुई। दिवंगत फिल्म निर्माता की बेटियों अनीता खोसला और उमा खोसला कपूर के सहयोग से लेखक अम्बरीश राय चौधरी ने यह किताब लिखी है। वो सिनेमा पर आधारित अपनी एक किताब के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं और राज खोसला की इस बायोग्राफी पर ही हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे राज खोसला के व्यक्तित्व, उनके फिल्मी सफर को। उनकी बेटियां काफी समय से अपने पिता की बायोग्राफी पर कुछ काम करवाना चाहती थीं। फिल्म फेयर के एडिटर जितेश पिल्लई से उन्होंने अपनी बात शेयर की थी और जितेश ने उन्हें अम्बरीश रॉय चौधरी का नाम सजेस्ट किया। इस किताब को लिखने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगा, ऐसा लेखक का कहना है। और इस बायोग्राफी में वो कहते हैं कि राज खोसला को भगवान नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर पेश किया गया है। उनकी खूबियां ही नहीं, खामियों पर भी इसमें बात है। शुरुआती दौर की चीज़ों को ढूंढने में थोड़ी मुश्किल थी। उनका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जब वो बड़े हो रहे थे, विभाजन के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, उसको ट्रैक करना मुश्किल था। सभी को पता है कि वो म्यूजिक की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखते थे। पंडित जगन्नाथ तिवारी से उनकी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग हुई थी। सहगल साहब से वो मुतासिर थे और वो उनकी आवाज़ में गाना भी गाना चाहते थे। 40 और 50 के दशक की दिक्कत क्या है कि उनके साथ काम किए या उनके साथ रहे ज़्यादातर लोग अब गुजर चुके हैं। तो उस पहलू को जानने के लिए बहुत सारे रिसर्च की जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरत आपको इस किताब में नज़र आएगी। उनके चंद इंटरव्यूज़ मिले फिल्म फेयर और दूसरी मैगजीन के अलावा। अमीन सयानी के साथ एस कुमार का मुकदमा में भी उनको कटघरे में लाया गया था और उस शो का फॉर्मेट वही था जिसमें उन्होंने अपने बचपन पर बात की। इसके साथ ही फैमिली वालों पर भी जानकारी दी और अब तक पब्लिक डोमेन में जो कुछ भी है उसका निचोड़ आपको इस बायोग्राफी में नजर आएगा। सभी को ये बात मालूम है कि राज खोसला साहब को संगीत से बहुत लगाव था और उसे उस वक्त सहगल साहब माटुंगा में रहते थे और उनके घर पर अक्सर महफिलें जमती थीं और वो भी उस महफिल का हिस्सा बनते थे। एक दो फिल्मों में कहते हैं उन्होंने गाना भी गाया है। मदन मोहन जब कंपोज़र के तौर पर फिल्म आंखें से डेब्यू कर रहे थे, ये 1950 की फिल्म है, उन्होंने उस फिल्म में गाना गाया था। उसके बाद भी कुछ चंद फिल्मों में उन्होंने गाना गाया। उन्होंने अभिनय भी किया। एक फिल्म आई थी रैन बसेरा और उसमें उनका एक रोल था। उस वक्त रंजीत स्टूडियो बहुत ही फेमस स्टूडियो हुआ करता था और एक दिन वहाँ से उनको बुलावा आया प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी बजाय किसी और को चुन लिया गया जिसका राज्य को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो इस कदर आहत हो गए थे कि उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी। वो सिंगर जो चुन लिया गया था वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश साहब थे, मुकेश द ग्रेट। खैर, वक्त वक्त की बात है। देश में उस वक्त अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉफ़ी हाउसेस बने हुए थे। वो कॉफ़ी हाउसेस जो टैलेंटेड थे उनका हब बनता जा रहा था। उस वक्त साउथ मुंबई में एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था और वहाँ पर जो गाते थे, जो लिखते थे, जो एक्टिंग करना चाहते थे या फिर जो कर रहे थे, उन सब का उठना बैठना इस कॉफ़ी हाउस में होता था। इस कॉफ़ी हाउस में राज खोसला को एक नौजवान युवक मिला जो उनके ही गांव के आसपास का था। वो नौजवान देवानंद थे जो उस दौर में एक्टर बन चुके थे। राज खोसला और उनकी फैमिली का भी कुछ कनेक्शन था। देव साहब के एक और भाई थे जिनका फिल्मों के साथ कुछ लेना देना नहीं था। वो वकील थे और वो खोसला परिवार के लॉयर भी थे। राज खोसला को देवानंद ने ही कहा था कि तुम फिल्मों के निर्देशन में क्यों अपनी किस्मत नहीं आजमाते, पहले असिस्टेंट के तौर पर फिल्में बनाना सीख लो और उसके बाद अपनी फिल्में बनाओ।
इसके बाद देव साहब ने ही उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया और राज खोसला इस तरीके से गुरुदत्त के पहले असिस्टेंट बन गए। गुरुदत्त और देवानंद दोनों उस जमाने में हॉलीवुड फिल्में बहुत देखा करते थे ताकि कुछ सीख सके, और ये राज खोसला में भी आया। उनकी फिल्म मुंबई का बाबू ओ हेनरी के उपन्यास पर आधारित थी, मगर फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं मानते कि उनकी फिल्में पश्चिम से ज़्यादा प्रभावित थीं। वो सबसे ज़्यादा मराठी उपन्यासों से प्रभावित होती मालूम हुआ करती थी, जो राज खोसला की उस दौर में फिल्में थीं। उनकी फिल्म दो रास्ते मराठी उपन्यास नीलांबरी पर आधारित थी, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज़ की जोड़ी थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की उपन्यास असी तुसी प्रीत पर आधारित फिल्म बताई गई। मेरा साया मराठी की एक फिल्म थी पाटला, उससे प्रेरित थी, जिसके निर्देशक जाने माने राजा परांजपे थे। राज खोसला की तुलना हॉलीवुड निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की जाती है। उन्हें हिंदी सिनेमा का हिचकॉक भी कहा जाता है, लेकिन वो हिचकॉक से ज़्यादा फ्रेंच काफका से ज़्यादा प्रभावित मालूम होते हैं। निर्देशक महेश भट्ट उनके असिस्टेंट रह चुके हैं, तो उनसे बायोग्राफी के सिलसिले में जब ये बात कहानी लिखी जा रही थी बायोग्राफी, तो उनसे भी बात हुई और वो खुद बताते हैं कि राज जी बहुत ज़्यादा फ्रेंच से इंस्पायर थे और उनकी फिल्म मिलाप काफका के ही एक उपन्यास पर आधारित थी। राज खोसला के निर्देशन में बन रही फिल्में या निर्देशक के तौर पर टास्क मास्टर नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही कूल और चिल निर्देशक थे। जब तक वो काम करते थे शार्प विजन के साथ काम करते, उन्हें काम करना ही नहीं बल्कि करवाना भी आता था। लेकिन 4 घंटे शूटिंग होने के बाद वो पैकअप के बहाने ढूंढते थे। सेट पर कोई उनसे मिलने आ गया तो फिर वो बोल देते थे अब पैकअप कर लेते हैं, फिर चाय मंगाओ, विस्की खोलो, बैठो एंजॉय करते हैं। उनके असिस्टेंट जॉन बख्शी ने उनके गुजर जाने के बाद एक मैगजीन में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 80 के दशक में अमेरिका में 2 दिन की छुट्टी होने लगी थी, 5 दिन का ही वर्क कल्चर था। एक दिन मैंने ये बात राज साहब को बताई, इसके बाद खोसला फिल्म्स में भी शनिवार और रविवार की छुट्टी होने लगी। राज खोसला की फिल्मों में गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए भी होते थे, वो भी कहानी को आधार देते थे। फिल्म वो कौन थी का नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये गाना सभी को याद होगा, लता जी की आवाज़ में गाया ये गीत है। लेकिन जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी उस वक्त ये गाना तैयार नहीं था, क्योंकि लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा मशरूफ़ थीं, इसलिए वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन गाने की शूटिंग होनी थी, इसलिए राज खोसला ने मदन मोहन को कहा कि वो अपनी आवाज़ में इसके स्क्रैच गाकर भेजें। मदन मोहन के दूसरे बेटे समीर कोहली ने ये बात बताई थी एक इंटरव्यू में, जिसको आधार बनाते हुए इस ऑटोबायोग्राफी में जगह दी गई। उन्होंने कहा कि सेट पर पापा की आवाज़ में ये गाना चलने लगा और साधना जी लिपसिंग करने लगी। साधना जी के लिपसिंग में एक मर्द की आवाज़ सुनकर मनोज कुमार बुरी तरह से डर गए। फिल्म हॉरर जॉनर की भी थी और फिर क्या था, वो सेट छोड़कर भागने लगे और उन्हें भागता देख सभी लोग हंसने लगे। फिल्म दोस्ताना में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान ने काम किया था और सभी को पता है कि शत्रु जी हमेशा लेट लतीफ़ रहते थे। पूरा करियर उनका इसी तरीके से रहा। फिल्म में एक गाना है मेरे दोस्त और किस्सा ये क्या हो गया, उसमें और भी आर्टिस्ट हैं, सभी टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शत्रु जी टाइम पर नहीं आते थे। तो राज खोसला ने उसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अलग से किया। गाने को देखते ही आपको एहसास ही नहीं होगा कि जिस तरह से कैमरे की प्लेसिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, सब कुछ परफेक्ट है और लगता है कि सभी को साथ में ही शूट किया गया, जबकि ऐसा है नहीं। राज खोसला की जितनी भी फिल्में हैं उनके लगभग सभी आर्टिस्ट जो भी जिंदा हैं, उन सभी से बात करने के आधार को इस किताब में जगह दी गई है। सिर्फ अमिताभ बच्चन से शायद इस ऑटोबायोग्राफी के मुतालिक बात नहीं हो पाई, बाकी मौसमी चटर्जी, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सभी लोगों से बात हुई थी जब मनोज कुमार जीवित थे। वहीदा रहमान से भी बात हुई। अमिताभ बच्चन चूंकि ज़्यादा मशरूफ थे इसलिए वो समय नहीं दे पाए इस ऑटोबायोग्राफी के लिए। राज खोसला की निजी ज़िंदगी में जो भी हालात थे, जो भी सिचुएशन थी,
उनको उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से शामिल किया। मैं तुलसी तेरे आंगन की, सनी और बहुत हद तक प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने दर्द को पर्दे पर उकेरा। इस बायोग्राफी में फोकस उनके काम पर ज़्यादा आपको दिखेगा। अगर आप इस बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी का जो विवादित पहलू है उस पर ज़्यादा हिस्सा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि सनसनी फैलाना इस किताब का उद्देश्य नहीं है। वो पिता कैसे थे उस पहलू में उनकी खूबियाँ नहीं, बल्कि उससे जुड़ी खामियां भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा वहीदा रहमान के साथ उनकी अनबन वाली बात को भी इस ऑटोबायोग्राफी में जगह दी गई है। और राज खोसला जो इतने बड़े डायरेक्टर रहे, अगर उन्हें तफसील से समझना है तो ये बायोग्राफी उसके मुताल्लिक एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।